हमारी आम भाषा में प्योर का मतलब होता है अनअडल्टरेटेड, यानी बिना मिलावट के। लेकिन साइंटिफिकली ज्यादातर चीजें जिन्हें हम प्योर कहते हैं वो असल में मिक्सचर्स होती हैं। अच्छा, जैसे दूध। हाँ, जैसे दूध। मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एटसेट्रा। साइंस में प्योर का मतलब है अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ओहो, तो साइंटिफिक डेफिनेशन तो काफी अलग है। तो फिर हम मैटर को साइंटिफिकली कैसे क्लासिफाई करते हैं? बिल्कुल, किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी समझने के लिए हमें पहले मैटर का क्लासिफिकेशन समझना होगा। मैटर को हम दो मेन तरीकों से क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन ये तो शायद सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस वाला है। हाँ, मैं बिल्कुल। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा 2 और मॉडर्न स्टेट्स हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन इस चैप्टर का पूरा फोकस केमिकल क्लासिफिकेशन पे है। मतलब इस चैप्टर के एग्जाम्स के लिए हमें केमिकल क्लासिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान देना है। एग्जैक्टली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासिफिकेशन सबसे जरूरी है। लेट्स चेक ओवरऑल द फ्लो चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन ब्रीफ टू अंडरस्टैंड द आउटले ऑफ फुल चैप्टर। तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर मैटर को 2 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। 2 कैटेगरीज? जी, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, ओके। सबसे पहले आते हैं प्योर सब्सटेंसेस। जैसा मैंने बताया, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल और इनकी केमिकल कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहती है। सर, इस डेफिनेशन को एग्जाम में वर्ड टू वर्ड लिखना जरूरी है? हाँ, फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन और सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, ये कीवर्ड्स हैं। इन्हें आंसर में मेंशन करने से पूरे मार्क्स मिलते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को भी आगे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स? हाँ, एलिमेंट मैटर का सबसे बेसिक फॉर्म है जिसे केमिकल रिएक्शन से और सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर Cu, ऑक्सीजन O, आयरन Fe। इनको भी हम फर्दर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में क्लासिफाई करते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। राइट। और कंपाउंड्स? जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन होते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे वाटर H2O या कॉमन सॉल्ट NaCl। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 2.1 रहेगा बाय वॉल्यूम। कंपाउंड्स को भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बांटा जा सकता है। सर, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में मतलब स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कहाँ कंफ्यूज होते हैं? सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि कंपाउंड्स में एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, जबकि मिक्सचर्स में ऐसा नहीं होता। ये 1 मार्क क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, ये याद रखने वाली बात है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, जो है मिक्सचर्स। इनका कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता और ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इन्हें सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। ओके। मिक्सचर्स 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। पहले होमोजीनियस मिक्सचर्स। इन मिक्सचर्स में कॉम्पोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है, मतलब आप इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं देख सकते। अच्छा, जैसे पानी में चीनी घोलने के बाद। शुगर इन वाटर एक परफेक्ट एग्जांपल है। इसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। इसकी और एग्जांपल्स हैं एलॉयज। एलॉयज वो तो मेटल्स के होते हैं। हाँ, एलॉयज मेटल्स के होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, जैसे ब्रास और गैस सॉल्यूशन जैसे एयर। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में एलॉयज को लेके सवाल आ सकता है क्या? जैसे असर्शन, एलॉय इज अ मिक्सचर, रीजन, इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। बिल्कुल आ सकता है, और ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो ये हुए होमोजीनियस मिक्सचर्स। अब हेटेरोजीनियस। इन मिक्सचर्स में कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता और इनके पार्ट्स फिजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब आप उन्हें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी में रेत। राइट, वो तो साफ साफ अलग दिखते हैं। हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स के 2 मेन टाइप्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, सस्पेंशंस और कोलॉइड्स। जबकि कोलॉइड्स के पार्टिकल सस्पेंशन से छोटे पर सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। ये स्टेबल होते हैं और सेटल डाउन नहीं होते हैं। इनकी सबसे खास प्रॉपर्टी है कि ये लाइट की बीम को स्कैटर करते हैं, जिससे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल है मिल्क। ओह, टिंडल इफेक्ट। सर, इस पर शॉर्ट नोट या कोई केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है? यस, टिंडल इफेक्ट इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक फॉर 2 और 3 मार्क क्वेश्चंस।
एग्जामिनर अक्सर सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में डिफरेंस पूछता है ऑन द बेसिस ऑफ टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू है। इस फ्लो चार्ट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर टॉपिक इसी से जुड़ा है। अगर रिकैप करें तो मैटर केमिकली दो तरह का है, प्योर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स और मिक्सचर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। नाउ दैट वी नो फ्लो चार्ट ऑफ मैटर क्लासिफिकेशन, लेट्स चेक ईच ऑफ द क्लासिफिकेशन इन डिटेल। तो अब हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि मैटर को केमिकली प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में बांटा गया है। पर साइंस की नजर में ये प्योर होने का मतलब क्या है? साइंटिफिकली प्योर सब्सटेंस वो है जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो। एक ही तरह के पार्टिकल्स? हाँ। अब ये पार्टिकल्स या तो किसी एलिमेंट के एटम्स हो सकते हैं या फिर किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स। तो आज हम इन्हीं दो कैटेगरीज को समझेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अच्छा, तो साइंटिफिक प्योरिटी का मतलब है केमिकल यूनिफॉर्मिटी। चलिए फिर यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी एलिमेंट से शुरू करते हैं। इसकी एक ऐसी डेफिनेशन बताइए जो एग्जाम में लिखने पर पूरे मार्क्स दिलाएं। बिल्कुल, एनसीईआरटी के हिसाब से इसकी सबसे सटीक डेफिनेशन है, An element is a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. Okay. Cannot be broken down by chemical reactions. हाँ, और मैं इस फ्रेज को अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि ये इस डेफिनेशन का सबसे जरूरी कीवर्ड है। अगर ये मिस हो गया तो एग्जामिनर मार्क्स काट सकता है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट मैटर का वो सबसे बुनियादी रूप है जिसे आप किसी भी केमिकल तरीके से और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। जैसे लोहा यानी आयरन एक एलिमेंट है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप उसे तोड़कर सोना या चांदी नहीं बना सकते, वो लोहा ही रहेगा। गॉट इट। तो ये मैटर का फाइनल फ्रंटियर है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। तो ऐसे कितने फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे पास, और क्या इनके भी कोई टाइप्स होते हैं? हाँ, अभी तक हमें 118 से ज्यादा एलिमेंट्स के बारे में पता है और इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर हम इन्हें 3 मेन फैमिलीज में क्लासिफाई करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ओके, तो सबसे पहले मेटल्स की बात करते हैं। इनकी क्या पहचान है? हम कैसे कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट एक मेटल है? मेटल्स के प्रॉपर्टीज बहुत खास होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर मतलब? लस्टर यानी इनमें एक खास चमक होती है। सोना, चांदी, प्लैटिनम इसी चमक के वजह से तो इतने कीमती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हाँ, ये तो हम रोज देखते हैं। घरों में कॉपर की वायरिंग होती है बिजली के लिए। बिल्कुल, और खाना पकाने वाले बर्तन स्टील या एल्यूमिनियम के होते हैं ताकि वो गर्मी को आसानी से खाने तक पहुंचा सके। राइट। तीसरी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। इसका मतलब है कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मतलब इन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। अच्छा, तार? हाँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। वाओ। और चौथी प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी, जिसका मतलब है कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, मतलब इनको पीट कर चादर बना सकते हैं। हाँ, जैसे मिठाइयों के ऊपर लगी चांदी की पतली परत जिसे वर्क कहते हैं, वो प्योर सिल्वर को पीट पीट कर ही बनाई जाती है। रुकिए, डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी दोनों में ही मेटल का शेप बदल रहा है बिना टूटे। एक में तार बन रहा है, दूसरे में शीट। स्टूडेंट्स अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे याद रखने का कोई आसान तरीका है? बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। ये कॉमन कंफ्यूजन है। इसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है। डक्टाइल शब्द को डक्ट से जोड़िए, जैसे एसी के डक्ट्स जो लंबे पाइप जैसे होते हैं, वायर की तरह। यानी हथौड़े का साउंड आता है और हथौड़े से पीट कर हम शीट बनाते हैं। ये बढ़िया ट्रिक है। और हाँ, एक और प्रॉपर्टी है मेटल्स की। मेटल्स सोनरस होते हैं, यानी जब इन पर चोट की जाती है तो ये एक रिंगिंग साउंड पैदा करते हैं, जैसे मंदिर या स्कूल की घंटी। हाँ। और इनकी फिजिकल स्टेट, क्या सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं? ज्यादातर मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन यहाँ एक सुपरस्टार एक्सेप्शन है और ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन भी है। अच्छा, वो क्या है? मर्क्यूरी यानी पारा। मर्क्यूरी अकेला ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट एग्जाम के लिए जरूर इम्पोर्टेंट होगा। एब्सोल्युटली। और यहीं पर एक और एग्जाम टिप देती हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये क्लास 9th का एक हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। ओके। इसका आंसर हमेशा टैब्यूलर फॉर्म में, मतलब टेबल बनाकर पॉइंट्स में लिखना चाहिए।
एक तरफ मेटल्स, दूसरी तरफ नॉन मेटल्स। इससे फुल मार्क्स मिलने की गारंटी बढ़ जाती है। बढ़िया। तो अब नॉन मेटल्स पर आते हैं। जाहिर है इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स से उल्टी होंगी। एग्जैक्टली। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज ज्यादातर मेटल्स के ऑपोजिट होती हैं। पहली बार ये अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मतलब इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। हाँ, आसानी से नहीं। ये नॉट लस्ट्रस होते हैं, यानी इनमें चमक नहीं होती। हालांकि आयोडीन एक एक्सेप्शन है। ये नॉट सोनरस होते हैं और सबसे जरूरी ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब नॉट मैलिएबल और डक्टाइल। अगर आप कोयले पर, जो कार्बन का एक फॉर्म है, हथौड़ा मारेंगे तो वो शीट नहीं बनेगा बल्कि पाउडर में टूट जाएगा। और इनकी स्टेट, क्या ये भी सॉलिड होते हैं? नॉन मेटल्स ज्यादातर सॉलिड या गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पर, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस है और कार्बन, सल्फर सॉलिड है। लेकिन मेटल्स की तरह यहाँ भी एक सुपरस्टार एक्सेप्शन है। अच्छा, इसमें भी एक्सेप्शन है? हाँ, और वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अरे वाह! तो पूरी पीरियोडिक टेबल में रूम टेम्परेचर पर सिर्फ दो ही एलिमेंट्स लिक्विड हैं, एक मेटल मर्क्यूरी और एक नॉन मेटल ब्रोमीन। परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। और एग्जाम में असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में यहीं से ट्रैप बनाया जाता है। कैसे? जैसे एक स्टेटमेंट आएगा, असर्शन ए, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। हाँ, मर्क्यूरी की वजह से। बिल्कुल। और रीजन आर, मर्क्यूरी इज अ मेटल बट इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब रीजन सही है तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये एक्सेप्शंस याद रखना इसीलिए बहुत जरूरी है। समझ गया। ठीक है, तो मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, ये तीसरी कैटेगरी मेटलॉइड्स। क्या है ये? तो नाम से बीच वाले लगते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती हैं। सो द डेफिनेशन इज elements having intermediate properties between those of metals and non-metals. मतलब इनमें कुछ गुण मेटल्स के हैं और कुछ नॉन मेटल्स के। हाँ। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल जो हमारी डे टू डे टेक्नोलॉजी में यूज होता हो? इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सिलिकॉन, Si। सिलिकॉन देखने में मेटल की तरह चमकदार लगता है, लेकिन वो नॉन मेटल की तरह ब्रिटल होता है, मतलब टूट जाता है। ओके। पर इसकी सबसे खास प्रॉपर्टी है कि ये एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर? सोचिए, एक मेटल बिजली का हाईवे है, हमेशा ऑन। एक नॉन मेटल एक बंद गली है, हमेशा ऑफ। सिलिकॉन इन दोनों के बीच का एक ट्रैफिक सिग्नल है। अच्छा, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कब ऑन होगा और कब ऑफ। इसी प्रॉपर्टी की वजह से सिलिकॉन कंप्यूटर चिप्स और मोबाइल प्रोसेसर्स का दिल है। आपके फोन में जो अरबों ऑन ऑफ स्विचेस हैं, वो सिलिकॉन से ही बने हैं। वाओ, तो ये बीच वाले होने की प्रॉपर्टी इसे इतना वैल्यूएबल बनाती है। चलिए अब प्योर सब्सटेंसेस की दूसरी कैटेगरी पर चलते हैं। हमने एलिमेंट्स यानी अल्फाबेट्स के बारे में तो जान लिया, पर ज्यादातर चीजें तो इन अल्फाबेट्स को जोड़कर बने वर्ड्स होती है ना। राइट। एब्सोल्युटली राइट। और इन्हीं केमिकल वर्ड्स को हम कहते हैं कंपाउंड्स। इसकी डेफिनेशन पर बहुत ध्यान देना है क्योंकि हर शब्द इम्पोर्टेंट है। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion by mass. आपने दो फ्रेजेस पर जोर दिया, केमिकली कंबाइंड और फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इन्हें एक एग्जांपल से समझाइए। जरूर। सबसे बेस्ट एग्जांपल है पानी, H2O। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से मिलकर बना है। अब फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास का मतलब है कि आप पानी कहीं से भी लें, अपनी बोतल से, नदी से या लैब में बनाएं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा 1.8 ही रहेगा। ये कभी नहीं बदलेगा। हमेशा 1.8? हमेशा। और केमिकली कंबाइंड का यहाँ क्या मतलब हुआ? हाँ, ये सिंपल मिक्सिंग से अलग कैसे? जमीन आसमान का फर्क है। केमिकली कंबाइंड का मतलब है कि जब एलिमेंट्स जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं तो वो अपनी असली पहचान, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज पूरी तरह खो देते हैं। पूरी तरह? हाँ, पूरी तरह। जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल नई और अलग होती हैं। ये कंपाउंड्स का सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। मतलब ये सिर्फ एक मिक्सअप नहीं है, ये कंप्लीट मेकओवर है। एग्जैक्टली। देखिए, हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो खुद पॉप साउंड के साथ जलती है। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है
जो जलने में हेल्प करती है। हाँ, इसके बिना आग नहीं लग सकती। 8 के रेशियो में केमिकली कंबाइन होकर पानी H2O बनाते हैं, तो वो पानी क्या करता है? वो आग बुझाता है ना कमाल? कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आग लगाने वाले हैं और प्रोडक्ट यानी पानी आग बुझाने वाला है। प्रॉपर्टीज में 180 डिग्री का चेंज आ गया। ये तो वाकई कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर ये केमिकली जुड़े हैं तो क्या हम इन्हें आसानी से वापस अलग कर सकते हैं, जैसे चाय में से पत्ती छान लेते हैं वैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही कंपाउंड और मिक्सचर के बीच एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। अच्छा। क्योंकि कंपाउंड्स में एलिमेंट्स केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उन्हें फिजिकल मेथड्स जैसे छानना या उबालना इनसे अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें तोड़ने के लिए केमिकल मेथड्स ही लगते हैं। जैसे पानी को वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है। अंडरस्टूड। तो क्या कंपाउंड्स के भी आगे कोई टाइप्स होते हैं जैसे एलिमेंट्स के थे? हाँ, ब्रॉडली इन्हें 2 मेन फैमिलीज में बांटा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें क्या फर्क है? ऑर्गेनिक सुनकर तो लगता है जैसे नेचुरल या लिविंग थिंग्स से जुड़ा हुआ। आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केमिस्ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इनकी पहचान ये है कि इनमें कार्बन हाइड्रोजन यानी CH बॉन्ड्स जरूर होते हैं। अच्छा, CH बॉन्ड्स। हाँ, मीथेन CH4, ग्लूकोज C6H12O6, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हम और आप भी एक तरह से वॉकिंग टॉकिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जिनमें CH बॉन्ड्स नहीं होते। इसमें एसिड्स, बेसेस, सॉल्ट्स और मिनरल्स आते हैं, जैसे हमारा कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। क्लास 9th के एग्जाम के लिए इसमें कितना डिटेल में जाना जरूरी है? इस लेवल पर आपको बस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बेसिक डेफिनेशन, मतलब CH बॉन्ड का होना या ना होना, और दोनों के 2 कॉमन एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ये फाउंडेशन है जो आपको क्लास 10th में हेल्प करेगा। ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज की चर्चा को रिकैप करें। प्योर सब्सटेंसेस 2 तरह के हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट मैटर का बेसिक फॉर्म है। कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसके बनाने वाले एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती हैं। बिल्कुल, और उसे फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो याद रखने ही रखने हैं। तो ये बात हुई उन चीजों की जो केमिकली प्योर हैं, यानी जिनमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन हमारी दुनिया में तो ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जिनमें कई तरह के सब्सटेंसेस बस यूं ही साथ में मौजूद होते हैं, केमिकली जुड़े नहीं होते। जैसे हवा, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब हैं, या एक ग्लास नींबू पानी। इन चीजों को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस के बारे में जानने के बाद अब हम दूसरे क्लासिफिकेशन यानी मिक्सचर को एक्सप्लोर करते हैं। सर, आखिर ये मिक्सचर होता क्या है? हम डेली लाइफ में इतनी बार ये वर्ड यूज करते हैं, पर साइंस में इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, साइंस में प्रिसीजन यानी सटीकता बहुत जरूरी है। आम बोलचाल में मिक्सचर का मतलब कुछ भी मिला हुआ हो सकता है, है ना? बिल्कुल। लेकिन केमिस्ट्री में इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। जब एक से ज्यादा तरह के प्योर सब्सटेंसेस को, चाहे वो एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स, सिर्फ फिजिकली एक साथ मिला दिया जाता है बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, तो उसे मिक्सचर कहते हैं। फिजिकली मिलाना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मिक्सचर में जब कंपोनेंट्स हैं वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं खोते। जैसे अगर आपने पानी में चीनी मिला दी तो चीनी मीठी ही रहेगी और पानी लिक्विड ही रहेगा। उनके बीच कोई नया केमिकल बॉन्ड नहीं बना, वो बस एक दूसरे के साथ मौजूद है। अच्छा। और यही वजह है कि हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से, जैसे इवेपोरेशन या फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। गॉट इट। तो जैसे मेरी सुबह की कॉफी विद शुगर एक मिक्सचर है, पर एक सैलड ड्रेसिंग विद ऑयल एंड विनेगर भी एक मिक्सचर है, लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल अलग दिखते हैं। एग्जैक्टली। कॉफी पूरी तरह घुल जाती है, जबकि सैलड ड्रेसिंग में तेल और सिरका अलग अलग रहता है। तो साइंटिस्ट इन्हें कैटेगराइज कैसे करते हैं? एग्जैक्टली, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने बिल्कुल सही जगह पे सवाल किया। मिक्सचर कैसा दिखेगा और बिहेव करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके कंपोनेंट्स कितनी अच्छी तरह से मिक्स हुए हैं। और इसी बेसिस पर हम मिक्सचर्स को 2 मेन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। 2 टाइप्स में? हाँ, पहला है होमोजीनियस मिक्सचर्स और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, इनमें आखिर फर्क क्या है? फर्क उनकी यूनिफॉर्मिटी में है। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसका कॉम्पोजिशन पूरी तरह से यूनिफॉर्म होता है,
होमो का मतलब ही है सेम। राइट। इसमें आप मिक्सचर के किसी भी हिस्से को देखें, वो बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। उसकी प्रॉपर्टीज भी हर जगह सेम होंगी। जैसे आपकी मीठी कॉफी, हर सिप एक जैसा मीठा लगेगा। हाँ। दूसरी तरफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ओके। इसमें आप फिजिकली अलग अलग पार्ट्स को दे सकते हैं। आपकी ऑयल एंड विनेगर ड्रेसिंग इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आपको ऑयल की बूंदें अलग दिखेंगी और विनेगर अलग। तो डेली लाइफ से कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाए? बिल्कुल, एग्जाम्पल से ही साइंस सबसे अच्छे से समझ आती है। होमोजीनियस का क्लासिक एग्जाम्पल है पानी में नमक या चीनी का घोल। एक बार अच्छे से मिल गया तो आप नमक के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। हाँ, वो तो गायब ही हो जाते हैं। और हर बूंद का टेस्ट सेम होता है। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं देख सकते, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हेट्रोजीनियस के तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। मिट्टी को पानी में मिलाओ, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। करेक्ट। दाल में कंकड़, या एक पिज्जा जिसमें आपको चीज, सब्जियां सब अलग दिखता है, ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है। ये तो काफी क्लियर हो गया। सर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक में क्या सबसे जरूरी है? देखो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच का डिफरेंस एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर अक्सर 1 या 2 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विद 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। और आंसर लिखते वक्त 2 कॉलम्स बनाकर लिखना सबसे अच्छा रहता है। ओके, टेबल बनाकर। हाँ, एक तरफ होमोजीनियस, दूसरी तरफ हेट्रोजीनियस। पहले पॉइंट में डेफिनेशन लिखो, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। दूसरे पॉइंट में एक सॉलिड एग्जाम्पल दो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी बुक में होमोजीनियस मिक्सचर्स पर ज्यादा फोकस है। चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर्स में हम सबसे ज्यादा जिसके बारे में पढ़ते हैं वो है सॉल्यूशन। वैसे एलॉयज और गैस मिक्सचर्स भी होमोजीनियस होते हैं, लेकिन इस चैप्टर का हीरो सॉल्यूशन ही है। तो फिर शुरू करते हैं। What exactly is a solution? और क्या इसकी डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद करनी जरूरी है? हाँ बिल्कुल, कुछ डेफिनेशन साइंस में ऐसी होती हैं जिन्हें एग्जैक्टली वैसे ही लिखना चाहिए। सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances। सिंपल है बट पावरफुल है। यहाँ होमोजीनियस वर्ड सबसे जरूरी है। इसका मतलब है कि कंपोनेंट्स इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं कि पार्टिकल लेवल पर भी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम यूनिफॉर्म हो जाता है। सर, सॉल्यूशन सुनते ही दिमाग में हमेशा लिक्विड ही आता है, जैसे नींबू पानी या सोडा वाटर। ये कॉमन डाउट रहता है कि क्या सॉल्यूशन सॉलिड या गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं? बिल्कुल, और ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है। स्टूडेंट्स अक्सर सॉल्यूशन को लिक्विड ही मान लेते हैं, लेकिन सॉल्यूशन लिक्विड के अलावा सॉलिड और गैसियस स्टेट्स में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, सॉल्यूशन की पहचान उसकी होमोजेनिटी है, उसका फिजिकल स्टेट नहीं। सॉलिड और गैसियस सॉल्यूशन, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इनका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? जरूर। सॉलिड सॉल्यूशन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है अलॉयज, जैसे ब्रास, जिसे हम हिंदी में पीतल कहते हैं। हाँ, ये जिंक और कॉपर का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। आप पीतल की थाली को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये हिस्सा कॉपर है और ये हिस्सा जिंक है। सही बात है, वो तो पूरा एक जैसा लगता है। हाँ, पता है, इस कॉन्सेप्ट ने इंसानी सिविलाइजेशन को बदल दिया। जो ब्रॉन्ज एज हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो असल में एक सॉलिड सॉल्यूशन ईरा था। वाओ। लोगों ने डिस्कवर किया कि कॉपर और टिन जैसे नर्म मेटल्स को मिलाकर एक नया, बहुत ज्यादा मजबूत मटेरियल ब्रॉन्ज बनाया जा सकता है। यही सॉल्यूशन की पावर है। मैंने कभी ब्रॉन्ज एज को सॉलिड सॉल्यूशन एज की तरह सोचा ही नहीं। दैट्स अ फैसिनेटिंग इनसाइट। और गैसियस सॉल्यूशन का क्या? गैसियस सॉल्यूशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे चारों तरफ है एयर, हवा। हाँ, हवा कई गैसेस का, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का होमोजीनियस मिक्सचर है। हम हर पल एक विशाल गैसियस सॉल्यूशन के अंदर चलते हैं, सांस लेते हैं। तो सॉल्यूशन की असली पहचान उसकी यूनिफॉर्मिटी है, जो आंखों से दिखने से भी ज्यादा गहरी है। एग्जैक्टली। ये यूनिफॉर्मिटी सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, यानी जो आंखों से दिखता है वही नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी है। मतलब अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखेंगे तो कंपोनेंट्स हर जगह बराबर फैले हुए मिलेंगे। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन इतना परफेक्ट मिक्स होता है,
अब ये जानते हैं कि एक सॉल्यूशन बनता किन चीजों से है, उसके कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं। एक टिपिकल सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट। सॉल्वेंट और सोल्यूट। एग्जाम में इन दोनों को पहचानने में कभी-कभी गलती हो जाती है। इसका सबसे आसान तरीका क्या है? इसका सबसे सिंपल रूल है क्वांटिटी देखना। सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। आमतौर पर यह ज्यादा मात्रा में होता है, लार्जर अमाउंट में। यस। और सोल्यूट वो कंपोनेंट है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। ये आमतौर पर कम मात्रा में होता है, लेसर क्वांटिटी में। तो सीधा सा नियम है, जो ज्यादा वो सॉल्वेंट, जो कम वो सोल्यूट। ठीक है, जो ज्यादा वो सॉल्वेंट। चलिए कुछ एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। अगर पानी में चीनी घोली तो? बिल्कुल सिंपल, पानी ज्यादा होता है, चीनी कम, तो वाटर लिक्विड सॉल्वेंट हुआ और शुगर सॉल्यूट है। अब एक थोड़ा ट्रिकी वाला ओके जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और स्टूडेंट्स गलती करते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। सुना है इसके बारे में? हाँ, ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, चोट लगने पे लगाते हैं। करेक्ट। अब बताओ इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर फंसते हैं। आयोडीन को पानी में मिलाते होंगे। देखो, यही गलती होती है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन में आयोडीन, जो कि एक सॉलिड है, को अल्कोहल में डिसॉल्व किया जाता है, पानी में नहीं। ओ अच्छा, अल्कोहल में। हाँ, तो यहाँ आयोडीन सॉल्यूट है और अल्कोहल सॉल्वेंट है। कई स्टूडेंट्स गलती से सॉल्वेंट में वाटर लिख देते हैं और वहीं उनके मार्क्स कट जाते हैं। इसको स्टार मार्क करके याद रखो, यहाँ सॉल्वेंट अल्कोहल है। ये तो सच में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू सर। और कोई कॉमन एग्जाम्पल? हाँ, एक और है, एरेटेड ड्रिंक्स जैसे सोडा वाटर। इसमें क्या घुला होता है? बबली होता है, तो गैस होती है पानी में। एग्जैक्टली। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम क्वांटिटी में होती है, इसलिए वो सॉल्यूट है, और वाटर ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इसलिए वो सॉल्वेंट है। ये हो गया गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। और एयर के केस में, जो एक गैस इन गैस सोल्यूशन है, वहां कैसे डिसाइड होगा? वहां भी वही रूल लगेगा। एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, अराउंड 78%। परफेक्ट। तो एयर में नाइट्रोजन 78% सॉल्वेंट है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा है, और ऑक्सीजन 21% और बाकी सारी गैसेस सॉल्यूट्स हैं। गॉट इट। इन 4 एग्जांपल्स पर शुगर सोल्यूशन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, एरेटेड ड्रिंक्स और एयर बेस्ड 1 मार्क क्वेश्चंस या एमसीक्यूज जरूर आते हैं। समझ गई। तो अब हमें सॉल्यूशन की डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट्स सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पता है। अब आगे बढ़ते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई मिक्सचर एक ट्रू सॉल्यूशन है? क्या इसकी कोई प्रॉपर्टीज है? बिल्कुल, एक ट्रू सॉल्यूशन की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं और इन पर डायरेक्ट 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। अच्छा, एक एक करके बताता हूं। नंबर 1, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ये तो इसकी डेफिनेशन ही है। राइट। नंबर 2, सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज बेहद छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर्स। इतने छोटे कि हम उन्हें नंगी आंखों से यानी नेकेड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते। 1 नैनोमीटर, इसको आसान भाषा में कैसे समझे? कितना छोटा हुआ ये? ऐसे समझो, अगर आपके बाल की मोटाई को 1 लाख हिस्सों में बांटा जाए तो उसका एक हिस्सा वो होगा लगभग 1 नैनोमीटर। वाओ, इतना छोटा? हाँ, इतने छोटे पार्टिकल्स को आप सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। आपको बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो पार्टिकल साइज बेहद छोटा है। और तीसरी प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी इसी छोटे साइज से जुड़ी है। छोटे पार्टिकल साइज की वजह से ये लाइट की बीम को स्कैटर नहीं करते, यानी फैलाते नहीं हैं। स्कैटर नहीं करते? नहीं, इसलिए सॉल्यूशन से गुजरते हुए लाइट का पाथ या रास्ता दिखाई नहीं देता। फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन स्टेबल होता है। मतलब अगर आप सॉल्यूशन को बिना हिलाए छोड़ दें तो सोल्यूट के पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे, जैसे मिट्टी बैठ जाती है पानी में। ऐसे नहीं, दे डू नॉट सेटल डाउन। और फिफ्थ प्रॉपर्टी, सोल्यूट पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर के छेदों यानी पोर्स से भी आसानी से निकल जाते हैं। सर, ये पाथ ऑफ लाइट वाला पॉइंट थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग रहा है। मतलब सोल्यूट के पार्टिकल्स पानी में हैं, पर वो लाइट की बीम के लिए भी जैसे इनविजिबल हो जाते हैं। इस पे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है? बहुत अच्छा सवाल है। इस पर अक्सर एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, Why is the path of a beam of light not visible through a true solution? और इसका आंसर लिखते वक्त 2 की फ्रेजेस मेंशन करना बहुत जरूरी है, वरना मार्क्स कट जाते हैं। वो 2 की फ्रेजेस क्या है सर? आंसर को फ्रेम कैसे करना चाहिए? देखो, पहला फ्रेज है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल साइज और दूसरा है
डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। एग्जामिनर इन्हीं दो फ्रेजेस को ढूंढता है। अच्छा, आपका आंसर इस तरह होना चाहिए। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर एक्सट्रीमली स्मॉल, less than 1 nm in diameter. Due to their very small size, they cannot scatter the beam of light passing through them. ओके, सो स्मॉल साइज एंड डू नॉट स्कैटर। अगर आपने ये 2 पॉइंट्स मिस कर दिए तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। ये तो बहुत काम की टिप है। तो इसका मतलब एक सोल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, पर हम उन्हें ना देख सकते हैं, ना फिल्टर कर सकते हैं, और वो लाइट के रास्ते में भी नहीं आते। काफी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, और यही चीज सॉल्यूशन को बाकी 2 तरह के मिक्सचर्स यानी सस्पेंशन और कोलॉइड्स से अलग करती है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, उनमें लाइट दिखती है? हाँ, उनके पार्टिकल साइज बड़े होते हैं, इसलिए वो लाइट को स्कैटर करते हैं और अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इन 5 प्रॉपर्टीज को पॉइंट्स में याद रखना एग्जाम के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो आज हमने मिक्सचर्स, उनके टाइप्स, सॉल्यूशन की डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट्स, सोल्यूट और सॉल्वेंट और उसकी 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को काफी डिटेल में समझा है। यस, और यहीं से एक अगला सवाल दिमाग में आता है। हमने देखा कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन से अलग नहीं हो सकते। हाँ, तो क्या इसका मतलब है कि हम उन्हें किसी और फिजिकल मेथड से भी अलग नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल, अगर नमक वाले पानी को उबाला जाए, बॉईल किया जाए, तो क्या होगा? पानी भाप बन जाएगा और नमक रह जाएगा। एग्जैक्टली। तो क्या नमक और पानी अलग हो जाएंगे? इसके बारे में सोचना, हम इस पर अगले हिस्से में चर्चा करेंगे। तो सर, हमने मिक्सचर्स के बारे में तो समझ लिया, पर अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में। ये सुनने में थोड़ा हेवी सा लगता है, इसका असल में मतलब क्या होता है? बिल्कुल, देखो, कॉन्सेंट्रेशन शब्द को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसका बहुत सीधा साधा मतलब है किसी सॉल्यूशन की दी गई मात्रा में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है। बस, इट्स सिंपली द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कोई सॉल्यूशन कितना गाढ़ा या पतला है ये बताता है, जैसे नींबू पानी में चीनी कम है या ज्यादा। एग्जैक्टली, तुमने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसी गाढ़ेपन या पतलेपन के आधार पर हम सॉल्यूशन को 2 बहुत सिंपल कैटेगरीज में बांटते हैं, और ये एग्जाम में 1 मार्क डेफिनेशन या डिफरेंस के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पहली कैटेगरी है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट मतलब जिसमें सॉल्यूट कम हो? हाँ, डाइल्यूट का मतलब है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट के मुकाबले बहुत ही कम हो। कल्पना करो, तुमने एक बड़ा जग भर के पानी लिया और उसमें बस 1 चुटकी नमक डाल दिया। वो पानी नमकीन तो होगा, लेकिन बहुत हल्का। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है डाइल्यूट सॉल्यूशन का। और इसका उल्टा? इसका उल्टा है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। अब उसी जग वाले पानी में 1 चुटकी की जगह तुम आधा कप नमक डालकर घोल दो। अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो बहुत ज्यादा खारा होगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा। तो ये एक रिलेटिव टर्म है। लो सॉल्यूट मतलब डाइल्यूट, हाई सॉल्यूट मतलब कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, तो ये बस सॉल्यूट की क्वांटिटी का खेल है। एग्जाम में इस पर डायरेक्ट डिफरेंस आता है, तो आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए? हाँ, डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एक फेवरेट 2 मार्क क्वेश्चन है। इसमें टेबल बना के 2 पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट 1, डेफिनेशन। A dilute solution has a low amount of solute per unit volume of the solution, while a concentrated solution has a high amount of solute. Point 2, example. A pinch of salt in a glass of water for dilute and several spoons of salt in the same glass for concentrated. इतना लिख दोगी तो फुल मार्क्स पक्के हैं। ये कॉन्सेप्ट आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए फाउंडेशन है। ठीक है सर, लेकिन इस गाढ़ेपन की भी तो कोई हद होगी। ऐसा तो नहीं कि हम नमक डालते जाएं और वो घुलता ही जाएगा। एक पॉइंट तो आता होगा जब सॉल्यूशन हार मान लेता है। क्या बात है, तुमने अगला टॉपिक खुद ही इंट्रोड्यूस कर दिया। बिल्कुल सही सवाल। कॉन्सेंट्रेशन की एक लिमिट होती है। चलो इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं। अपने दिमाग में इमेजिन करो, तुम एक ग्लास पानी में चीनी घोल रही हो। तुमने 1 चम्मच चीनी डाली, चम्मच से हिलाया, वो घुल गई, सॉल्यूशन मीठा हो गया। ये अभी अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसमें और चीनी घुलने की गुंजाइश है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? हाँ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सैचुरेशन लेवल से कम सोल्यूट खुला हो, मतलब वो अभी और सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता है। तुमने दूसरा चम्मच डाला, हिलाया, वो भी घुल गया। सॉल्यूशन अब और मीठा और कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, पर अभी भी अनसैचुरेटेड ही है। और अगर हम डालते जाएं? एग्जैक्टली, डालते जाओ।
तीसरा, चौथा, पांचवा चम्मच, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम और चीनी डालोगी तो वो नीचे बैठने लगेगी, घुलेगी नहीं। तुम कितना भी हिला लो, वो चीनी के पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे। बस सॉल्यूशन की इसी स्टेट को, इस नो मोर वाली लिमिट को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जब सोल्यूट और सॉल्यूट डिसॉल्व करने से मना कर दे तब वो सैचुरेटेड हो गया। बिल्कुल। और एग्जाम के लिए इसकी डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड याद करना है, क्योंकि ये फंडामेंटल है। डेफिनेशन है, A solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called a saturated solution. सर आपने एट अ गिवन टेम्परेचर पर बहुत जोर दिया। ये लिखना इतना जरूरी क्यों है? अगर ये भूल गए तो? ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फ्रेज इस डेफिनेशन की जान है। अगर ये मिसिंग है तो एग्जामिनर हाफ मार्क या पूरा 1 मार्क काट सकता है, क्योंकि टेम्परेचर बदलते ही सॉल्यूशन की पूरी कहानी, उसकी कैपेसिटी, सब कुछ बदल जाता है। ये नॉन नेगोशिएबल पार्ट है। ठीक है सर, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन आता है, सॉल्युबिलिटी क्या है? मुझे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन जैसा ही लगता है। ऐसा लगता है एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है और एग्जाम में इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर असर्शन रीजन क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ध्यान से समझो, ये बहुत सिंपल है पर सटल डिफरेंस है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक स्टेट या कंडीशन है। ये सॉल्यूशन की एक अवस्था है कि भाई मैं अब भर चुका हूं। और सॉल्युबिलिटी? जबकि सॉल्युबिलिटी उस स्टेट में मौजूद सॉल्यूट की मात्रा है, द अमाउंट। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये बताता है कि अच्छा तुम भर चुके हो तो बताओ तुम्हारे अंदर कितना सॉल्यूट है। सॉल्युबिलिटी एक क्वांटिटी है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक क्वालिटी है। अच्छा, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक स्टेट है और सॉल्युबिलिटी उस स्टेट पर पहुंचने के लिए लगने वाला अमाउंट है, एक नंबर। प्रिसाइसली। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन होगी, the amount of solute present in the saturated solution at a specific temperature is called its solubility. For example, हम कहते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी में ज्यादा से ज्यादा 36 ग्राम नमक घुल सकता है। तो जब 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम नमक घुला होगा तो उस सोल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, और उस सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होगी 36 ग्राम्स। देखा, सॉल्युबिलिटी एक वैल्यू है, सैचुरेटेड सोल्यूशन इज द स्टेट and solubility is the amount of solute in that state. अब क्रिस्टल क्लियर हुआ। ये डिस्टिंक्शन एग्जाम में डिफाइन द टर्म्स वाले क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। बिल्कुल। अब वापस आते हैं उस एट अ गिवन टेम्परेचर वाली बात पर। तुमने पूछा था कि ये क्यों जरूरी है। चलो देखते हैं टेम्परेचर का क्या जादू होता है। अगर हम उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म कर दें जिसमें चीनी नीचे बैठी हुई थी तो क्या होगा? शायद जो चीनी नीचे बैठी है वो भी घुल जाएगी, जैसे चाशनी बनाते वक्त करते हैं। एग्जैक्टली। यही तो इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है और इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ही तुम उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करोगी, उसे गर्म करोगे, पानी के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, वो तेजी से मूव करेंगे, सोल्यूट पार्टिकल्स के लिए ज्यादा जगह बनाएंगे। नतीजा, जो चीनी नीचे बैठी थी वो भी धीरे धीरे घुलने लगेगी। अरे वाह, मतलब गर्म करने पर सोल्यूशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता है। बिल्कुल। टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादातर सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाती है। तो हमारा जो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका था, गर्म करने पर वो फिर से अनसैचुरेटेड हो जाता है और उसमें अब और सॉल्यूट घोला जा सकता है। घर में जब गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं तो यही तो करते हैं। ठंडे पानी में उतनी चीनी कभी नहीं घुलेगी जितनी गर्म पानी में आसानी से घुल जाती है। सही बात है, पर आपने ज्यादातर सॉलिड्स कहा, क्या कोई एक्सेप्शन भी है जहां गर्म करने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाए? बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये दिखाता है कि तुम कॉन्सेप्ट की गहराई में जा रही हो। हाँ, एक्सेप्शंस हैं। सॉलिड्स में तो कम है, लेकिन गैसेस के केस में उल्टा होता है। गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाती है। मतलब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक। जब तक बॉटल ठंडी रहती है उसमें डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी रहती है और वो फिजी होती है। जैसे ही तुम उसे गर्म होने के लिए छोड़ देती हो, गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और वो बाहर निकल जाती है। इसीलिए गर्म कोल्ड ड्रिंक फ्लैट लगती है, उसमें कोई फेज नहीं होता। ये रीजनिंग क्वेश्चन एग्जाम का हॉट टॉपिक है। Why do aquatic animals feel more comfortable in cold water than in warm water? क्योंकि ठंडे पानी में ज्यादा ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है। वाओ, ये तो सब कनेक्टेड है। अच्छा, और अगर हम उस गर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन को वापस ठंडा करें तो? एक्सीलेंट फॉलोअप। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर तुम एक गर्म कॉन्सेंट्रेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन को धीरे धीरे ठंडा करो तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट हाई टेम्परेचर पे जबरदस्ती घुला हुआ था
वो बाहर निकलने लगता है। टेम्परेचर कम होने से सॉल्वेंट की कैपेसिटी कम हो जाती है, वो एक्स्ट्रा सॉल्यूट को होल्ड नहीं कर पाता और ये सॉल्यूट सॉलिड होकर सुंदर क्रिस्टल्स के रूप में अलग हो जाता है। द सॉल्यूट सेपरेट्स आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है सर, मैंने एक और टर्म पढ़ा था, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये सैचुरेटेड से कैसे अलग है? ये तो सुनने में सैचुरेटेड से भी ज्यादा लगता है, लाइक अ सुपर हीरो वर्जन। सुपर हीरो वर्जन कह सकते हो। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक बहुत ही स्पेशल और अनस्टेबल केस है। जैसा नाम से पता चल रहा है, ये सैचुरेशन से भी सुपर है, मतलब सैचुरेशन पॉइंट के पार। पार? लेकिन हमने तो अभी कहा कि सैचुरेशन एक लिमिट है, उसके बाद सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता, तो ये कैसे पॉसिबल है? करेक्ट, नॉर्मली नहीं होता। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही यही है, a solution that contains more solute than the maximum amount normally soluble in the solvent at a given temperature. इसमें ये normally शब्द की है। तो इसमें नॉर्मली से ज्यादा सॉल्यूट कैसे डिसॉल्व होता है? कोई ट्रिक है क्या? Exactly. ये एक ट्रिक ही है। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसे धोखे से उसकी कैपेसिटी से ज्यादा सॉल्यूट घोलने पर मजबूर किया गया है। इसे बनाने का एक खास तरीका है, हम पहले टेम्परेचर बढ़ाकर बहुत सारा सॉल्यूट घोल देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा। फिर उस सॉल्यूशन को बिना हिलाए डुलाए, बिना डिस्टर्ब किए बहुत धीरे धीरे ठंडा करते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो वो एक्स्ट्रा सॉल्यूट टेम्पररी तौर पर घुला रह जाता है। मतलब ये एक तरह की चीटिंग है सॉल्यूशन के साथ। ये तो बहुत अनस्टेबल लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा, अनस्टेबल, यही इसका सबसे बड़ा कीवर्ड है। ये सॉल्यूशन इतना नाजुक होता है जैसे ताश के पत्तों का घर। जरा सा हिलाने पर या उसमें उसी सॉल्यूट का एक छोटा सा क्रिस्टल डालने पर, जिसे सीड क्रिस्टल कहते हैं, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सारा का सारा एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो धोखे से घुला हुआ था, वो एकदम से बाहर निकलकर क्रिस्टलाइज हो जाता है। वाओ, इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल है? हाँ बिल्कुल, घर पर जो मिश्री, रॉक कैंडी बनाते हैं वो इसी प्रिंसिपल पर बनती है। और जो रीयूजेबल केमिकल हैंड वार्मर्स होते हैं, जिनके अंदर एक मेटल डिस्क होती है, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट से बने होते हैं। जैसे ही तुम डिस्क को क्लिक करती हो, वो डिस्टर्बेंस क्रिस्टलाइजेशन को ट्रिगर कर देती है और हीट रिलीज होती है ना फैसिनेटिंग? ये तो सच में फैसिनेटिंग है। तो एग्जाम में सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड के बीच का मेन डिफरेंस क्या लिखना चाहिए जिससे पूरे मार्क्स मिले? 2 मार्क्स का क्लासिक क्वेश्चन है, तुम्हें 2 की पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, जबकि अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ मेटास्टेबल और अनस्टेबल स्टेट। ये स्टेबल और अनस्टेबल शब्द नॉन नेगोशिएबल हैं। Second, a supersaturated solution contains more dissolved solute than a saturated solution at the same temperature, which is a temporary and unstable state. मतलब unstable कीवर्ड मिस नहीं करना है। एग्जामिनर की नजर इसी पर होती होगी। बिल्कुल, saturated is stable, supersaturated is unstable. बस ये याद रखना है। ये एक शब्द तुम्हारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दिखा देता है। Got it, सर। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अब काफी क्लियर हो गए हैं। बहुत अच्छा। चलो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फटाफट रिकैप करें कि इस हिस्से का क्रक्स क्या है। पहला, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का बेसिक डिफरेंस, लो वर्सेस हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये एमसीक्यूज और 2 मार्क क्वेश्चंस के लिए हैं। दूसरा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सॉल्युबिलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशंस। यहां सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है एट अ गिवन टेम्परेचर, इसे भूलना नहीं है वरना मार्क्स कटेंगे। तीसरा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ये रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए हॉट टॉपिक है, जैसे गर्म दूध में ज्यादा चीनी क्यों घुलती है या कोल्ड ड्रिंक्स गर्म होने पर फ्लैट क्यों हो जाती हैं। और चौथा, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड के बीच का फंडामेंटल अंतर। इसमें कीवर्ड क्या था? अनस्टेबल। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अनस्टेबल एंड टेम्पररी। एक्सीलेंट, यही कीवर्ड तुम्हें दूसरों से आगे रखेगा। बस ये 4 पॉइंट्स इस टॉपिक का सार हैं। सर, ये सारी बातें तो क्वालिटेटिव हैं, मतलब हम कम या ज्यादा सोल्यूट की बात कर रहे हैं, स्टेबल या अनस्टेबल की बात कर रहे हैं, पर साइंस में तो हमें एग्जैक्ट नंबर्स चाहिए होते हैं। क्या कॉन्सेंट्रेशन को एग्जैक्टली मेजर करने का, नंबर्स में बताने का कोई फॉर्मूला भी है? इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं क्या? बिल्कुल सही सवाल। साइंस में हम सिर्फ कम या ज्यादा से काम नहीं चलाते, हमें क्वांटिफिकेशन चाहिए, हमें एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली यानी नंबर्स में एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं। और हाँ, क्लास 9th में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पक्का आते हैं। ये 2 या 3 मार्क्स का एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है। अच्छा, तो मतलब हमें कैलकुलेशंस भी करनी होंगी। ये मुश्किल तो नहीं होता? स्टूडेंट्स इसमें कहाँ गलती करते हैं? मुश्किल बिल्कुल नहीं होता,
पर केयरफुल रहना पड़ता है। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉमन मिस्टेक होती है फॉर्मूला में मास ऑफ सोल्यूट की जगह मास ऑफ सॉल्यूशन या उल्टा लिख देना। हम कॉन्सेंट्रेशन को मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जैसे कई तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और हर एक का अपना स्पेसिफिक फॉर्मूला है। तो इनके फॉर्मूलाज अलग अलग होते होंगे? हाँ, सिचुएशन के हिसाब से हम फॉर्मूला चूज करते हैं। तो चलो अब हम कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के इन्हीं अलग अलग मेथड्स और उनके फॉर्मूलाज को समझते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप बिना गलती किए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सर, हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में तो समझ लिया। अब आगे सॉल्यूशन को और डिटेल में समझते हैं। सॉल्यूशन आखिर होता क्या है? बिल्कुल, सॉल्यूशन देखो एक होमोजीनियस मिक्सचर ही है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होते हैं। लेकिन जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि किसी दिए गए अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मौजूद है। इसे मेजर करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मास बाय मास परसेंटेज की। मास बाय मास परसेंटेज। देखो, इसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझो। इट एक्सप्रेसेस द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। इसे एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं जो अक्सर एग्जाम में आता है। मान लो क्वेश्चन है 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम्स ऑफ वाटर। हमें सॉल्ट का मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। तो सर, फॉर्मूला में वैल्यूज डाल देंगे। मास ऑफ सोल्यूट है 5 ग्राम और रुको, बस यहीं पर स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में देखो क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं। और 45 ग्राम्स क्या है? वो तो मास ऑफ सॉल्वेंट है, मतलब पानी का मास। अच्छा, मतलब हमें पहले मास ऑफ सोल्यूशन निकालना होगा। एग्जैक्टली। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट। तो यहां होगा 5 ग्राम प्लस 45 ग्राम्स जो कि हुआ 50 ग्राम। 50 ग्राम। अब इस वैल्यू को फॉर्मूला में रखो। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, ये हुआ 10। तो 10% मास बाय मास परसेंटेज 10% है। फिट। एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन दिखाना बहुत जरूरी है। पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने का स्टेप, फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने का, और फाइनली करेक्ट आंसर विद द परसेंटेज साइन। जी सर। चलो अब दूसरा तरीका देखते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम। हाँ, इसकी डेफिनेशन है इट एक्सप्रेसेस द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सर, इसका फॉर्मूला मास बाय मास परसेंटेज जैसा ही होगा, बस मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। बिल्कुल सही, एकदम सही पकड़ा। इसका फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके। इसका भी एक कॉमन क्वेश्चन देखते हैं। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved to make 200 ml of solution. इसमें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली दिया हुआ है 200 ml। हाँ, इस केस में कैलकुलेशन सीधी है। तो ये हो जाएगा 10 200 into 100, जो कि आएगा 5%। 5%। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हुआ 5%। एग्जैक्टली। सर, एग्जाम में इन दोनों फॉर्मूलाज को लिए तो क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिनसे बचना चाहिए? मतलब एक तो आपने सॉल्वेंट वर्सेस सॉल्यूशन वाली बता दी। बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसे समराइज करता हूँ, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, हमेशा याद रखो डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं। ठीक है। पॉइंट 2, यूनिट्स। मास हमेशा ग्राम्स में और वॉल्यूम मिलीलीटर्स में होना चाहिए। यूनिट्स गलत लिखी तो मार्क्स कटेंगे। जी। थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट्स जल्दबाजी में 100 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। अरे हाँ, ये तो हो सकता है। हाँ, जिससे आंसर गलत हो जाता है। और लास्ट, चौथा पॉइंट, फॉर्मूला मिक्सअप। क्वेश्चन में WW पूछा है या WV, इसे ध्यान से पढ़ना है और सही फॉर्मूला यूज करना है। राइट। इन पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो न्यूमेरिकल्स में पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है सर, कंसंट्रेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब एनसीईआरटी में एक और टॉपिक है अलॉयज। ये क्या होते हैं? हाँ, एलॉयज। हाँ, एलॉयज भी मिक्सचर्स ही हैं। डेफिनेशन के हिसाब से एलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ 2 or more metals or a metal and a non-metal। पर सर, डेफिनेशन में ये भी लिखा है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। तो
तो फिर ये मिक्सचर कैसे हुए? ये तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी लगती है। यही इसका सबसे कंफ्यूजिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसी से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनता है। अच्छा। एलॉयज को मिक्सचर इसलिए माना जाता है क्योंकि नंबर 1, दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब एलॉय जिन मेटल से बना है वो उनकी प्रॉपर्टीज दिखाता है, खत्म नहीं कर देता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, दे कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। वेरिएबल कॉम्पोजिशन? हाँ, एक कंपाउंड में एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है, जैसे पानी में H2O, लेकिन एलॉय में कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रेशियो वेरिएबल हो सकता है। इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं? ऑफ कोर्स, फॉर एग्जांपल ब्रास। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। ये अप्रॉक्सीमेटली वर्ड इंपॉर्टेंट है। अच्छा। इसका मतलब है कि ये कॉम्पोजिशन थोड़ा बहुत बदल सकता है, जो इसे कॉम्पाउंड नहीं मिक्सचर प्रूव करता है। अच्छा, तो एग्जाम में अगर व्हाई आर एलॉयज कंसिडर्ड अ मिक्सचर क्वेश्चन आता है तो ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं। यस, शो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। ये 2 की फ्रेजेस हैं जिनसे पूरे मार्क्स मिलेंगे। गॉट इट सर। तो हमने देखा कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेशंस में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और एलॉयज मिक्सचर क्यों कहलाते हैं, भले ही उन्हें फिजिकल मेथड से अलग करना मुश्किल हो। हाँ सर, स्पेशली वेरिएबल कॉम्पोजिशन वाला पॉइंट, वो तो बहुत ही लॉजिकल है। बिल्कुल। अब जब हमने सॉल्यूशंस और स्पेशल मिक्सचर्स जैसे एलॉयज को समझ लिया है, तो अब ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि इन मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को अलग कैसे किया जाता है। इसके लिए साइंस में बहुत सी इंटरेस्टिंग सेपरेशन टेक्निक्स हैं। तो सर, सस्पेंशंस के बाद अब हम बात करते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स की दूसरी कैटेगरी के बारे में, जो हैं कोलॉइड्स। ये क्या होते हैं और ये सस्पेंशन से अलग कैसे हैं? देखिए, कोलॉइड एक बहुत ही दिलचस्प मिक्सचर है। हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मिक्सचर है जो हमें देखने में होमोजीनियस लगता है, पर असल में वो हेटेरोजीनियस होता है। अच्छा, देखने में होमोजीनियस पर असल में हेटेरोजीनियस। हाँ, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल। और इसका सबसे अच्छा रियल लाइफ एग्जाम्पल है मिल्क, यानी दूध। दूध? हाँ, दूध। देखने में लगता है कि सब कुछ एक जैसा घुला हुआ है, पर ऐसा नहीं है। अच्छा। और यहीं पर इसी पॉइंट पर स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं। एग्जाम में मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ आता है और कई लोग उसे होमोजीनियस लिख देते हैं। हाँ, ये तो मैं भी शायद ये गलती कर देता। तो ये याद रखना है, इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मार्क्स मिले? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका कारण है कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज। ये पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से तो बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं। ओके। इतने छोटे कि हमारी नंगी आंखों से वो इंडिविजुअली दिखाई नहीं देते, और इसीलिए पूरा मिक्सचर हमें होमोजीनियस लगता है। समझ गया। और एग्जाम ओरिएंटेड डेफिनेशन के लिए आपको कीवर्ड्स पर फोकस करना है। जी। आपको लिखना है, A colloid is a heterogeneous mixture in which the particle size is too small to be individually seen by naked eyes, making it appear homogeneous. Right. और फिर ये comparison जरूर लिखना है कि the particles are bigger than those of a solution but smaller than a suspension. ये heterogeneous mixture, appear homogeneous और particle size comparison, ये keywords बहुत जरूरी हैं। ठीक है, पर क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिससे ये प्रूव हो सके कि ये सच में हेटेरोजीनियस है? बिल्कुल है। कोलॉइड की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है जो इसे ट्रू सॉल्यूशन से अलग करती है, और वो है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट? हाँ, टिंडल इफेक्ट पर 2 मार्क का क्वेश्चन आना एग्जाम में बहुत कॉमन है। ओके, तो ये होता क्या है? जब एक लाइट की बीम को, मान लीजिए टॉर्च की लाइट, कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास किया जाता है, तो कोलॉइडल पार्टिकल उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं। अच्छा। इस स्कैटरिंग की वजह से हमें लाइट का पूरा रास्ता, अ पाथ ऑफ लाइट, साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसी फिनोमेना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, मतलब ये एक तरह से प्रूफ है कि मिक्सचर असल में हेटेरोजीनियस है, क्योंकि पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि लाइट को स्कैटर कर सकें। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट स्कैटर नहीं कर पाते, इसलिए वहां टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता। इसके कुछ डेली लाइफ वाले एग्जांपल्स क्या होंगे? बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जब किसी घने जंगल में पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी आती है तो हमें लाइट की बीम साफ दिखती हैं। हाँ, वो तो देखा है। वो इसलिए होता है क्योंकि हवा में मौजूद मिस्ट के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो एक कोलॉइड की तरह काम करते हैं और लाइट को स्कैटर कर देते हैं। अच्छा। और दूसरा एग्जाम्पल, जब किसी अंधेरे कमरे में एक छोटे से छेद से रोशनी आती है तो उस रोशनी के रास्ते में हवा में उड़ते हुए डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स दिखने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो भी टिंडल इफेक्ट का ही उदाहरण है।
डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स यहाँ कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं। ये तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हाँ, और एक एग्जाम टिप देता हूँ। अगर एग्जाम में एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आए, जैसे व्हाई इज द पाथ ऑफ अ टॉर्च बीम विजिबल थ्रू फॉग, तो आंसर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट और कोलॉइडल पार्टिकल्स, ये 2 फ्रेजेस लिखना कंपलसरी है, वरना मार्क्स कट जाते हैं। समझ गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, ये की फ्रेजेस हैं। करेक्ट। सर, टिंडल इफेक्ट के अलावा कोलॉइड्स की और क्या प्रॉपर्टीज हैं? एग्जाम में अगर राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलॉइड जैसा क्वेश्चन आए तो आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। ये 3 मार्क का एक हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है और इसका आंसर हमेशा पॉइंट्स में लिखना चाहिए। ठीक है। प्रॉपर्टी 1, नेचर ऑफ मिक्सचर। इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है। ओके। प्रॉपर्टी 2, पार्टिकल साइज। The particles of a colloid are too small to be individually seen by naked eyes. Right. Property 3, visibility of path of light. They are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. चाहे तो ब्रैकेट में टिंडल इफेक्ट भी लिख सकते हैं for extra marks. अच्छा पॉइंट है। और प्रॉपर्टी 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, stability. Colloids are quite stable. The particles of a colloid do not settle down when left undisturbed. स्टेबल मतलब ये सस्पेंशन की तरह नीचे नहीं बैठते? बिल्कुल नहीं। यही तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, जबकि कोलॉइड के पार्टिकल्स सेटल नहीं होते। जैसे दूध को रखने पर मलाई ऊपर आ सकती है, लेकिन मिल्क पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, और आखिरी प्रॉपर्टी 5, सेपरेशन टेक्निक। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अच्छा, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, मतलब हम चाय के पत्ती की तरह इन्हें छान कर अलग नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के पोर्स से भी छोटे होते हैं और आसानी से पास हो जाते हैं। तो फिर इन्हें अलग कैसे करते हैं? But they can be separated by a special technique known as centrifugation. Centrifugation? ये क्या होता है? Centrifugation एक टेक्निक है जिसमें मिक्सचर को बहुत तेजी से घुमाया जाता है, जिससे जो भारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे और हल्के पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। जैसे दूध से क्रीम निकालने के लिए इसी टेक्निक का यूज होता है। अच्छा, तो डेयरीज में यही प्रोसेस यूज होता है? जी हाँ, और एग्जाम में कोलॉइड और सस्पेंशन के बीच डिफरेंसेस का क्वेश्चन बहुत आता है। उसमें स्टेबिलिटी और फिल्ट्रेशन वाले पॉइंट्स की डिफरेंशिएटर्स होते हैं। ये तो बहुत यूजफुल टिप है। तो अगर इस पूरे टॉपिक का क्रक्स देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोलॉइड के लिए 5 बातें याद रखनी है। बताइए। 1, हेट्रोजीनियस है पर दिखता होमोजीनियस है। 2, पार्टिकल्स आंखों से नहीं दिखते। 3, टिंडल इफेक्ट दिखाता है। 4, स्टेबल होता है, पार्टिकल सेटल नहीं होते। और 5, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये 5 पॉइंट्स तो अब याद रहेंगे। बस इतना काफी है। ठीक है सर, तो कोलाइड्स और उनकी प्रॉपर्टीज अब बिल्कुल क्लियर हैं। इसका मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की दोनों मेन कैटेगरीज सस्पेंशंस और कोलॉइड्स हमने डिटेल में समझ ली हैं। हाँ, और इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि कंपैरेटिव क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। बिल्कुल। अब जब हमने मिक्सचर्स के टाइप्स को समझ लिया है, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इन मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को अलग कैसे किया जा सकता है। हाँ, सेपरेशन टेक्निक्स। करेक्ट। अलग अलग तरह के मिक्सचर्स को अलग करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अब हम कोलॉइड्स मतलब कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इन्हें किन आधारों पर क्लासिफाई किया जाता है? बिल्कुल, जैसे सॉल्यूशंस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, वैसे ही कोलॉइड्स के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ओके। पहला है डिस्पर्स्ड फेज, जो सॉल्यूट जैसा कंपोनेंट होता है, मतलब वो कण जो घुले हुए हैं। और दूसरा है डिस्पर्सिंग मीडियम, जो सॉल्वेंट जैसा कंपोनेंट है, जिसमें ये कण फैले हुए या सस्पेंडेड रहते हैं। समझ गया। तो डिस्पर्स्ड फेज कम मात्रा वाला और डिस्पर्सिंग मीडियम ज्यादा मात्रा वाला हुआ। एक तरह से हाँ, और इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड या गैस के आधार पर हम कोलॉइड्स को क्लासिफाई करते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से कुल 8 कैटेगरीज है और एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। 8 कैटेगरीज? हाँ,
और इस टॉपिक से डायरेक्ट MCQs या 1 मार्क क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले कौन सा ग्रुप देखें? चलो हम इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वो कॉलॉइड्स देखते हैं जहां डिस्पर्सिंग मीडियम एक सॉलिड होता है, मतलब बेस सॉलिड है। हाँ, इसमें पहली कैटेगरी है गैस इन सॉलिड। इस टाइप के कॉलॉइड को फोम कहते हैं। गैस इन सॉलिड, इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल? बिल्कुल, फोम रबर, स्पंज और प्यूमिस स्टोन। अच्छा, प्यूमिस स्टोन जो पानी पर तैरता है। एग्जैक्टली, उसमें होता ये है कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर गैस के छोटे छोटे बबल्स फंसे होते हैं। इसी वजह से स्पंज दब जाता है और फोम रबर हल्का और सॉफ्ट होता है। समझ गया, तो उसके हल्के होने का कारण उसके अंदर फंसी हुई गैस है। हाँ, और एग्जाम में सीधा सवाल आता है, प्यूमिस स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कॉलॉइड? तो आपको लिखना होगा डिस्पर्स्ड फेज गैस, डिस्पर्सिंग मीडियम, सॉलिड। ठीक है मैम, दूसरी कैटेगरी क्या है सॉलिड मीडियम वाली? दूसरा है लिक्विड इन सॉलिड। इस टाइप के कॉलॉइड को जेल कहा जाता है। जेल, जैसे जेली या चीज? बिल्कुल सही, जेली, चीज, बटर, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसमें एक सॉलिड नेटवर्क के अंदर लिक्विड फंसा होता है। जैसे बटर में सॉलिड फैट के अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदें मतलब ड्रॉपलेट्स फंसी होती हैं, जिससे वो स्प्रेडेबल बनता है। वाओ, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और सॉलिड मीडियम में तीसरा टाइप? और सॉलिड मीडियम में तीसरा टाइप है सॉलिड इन सॉलिड। इसे सॉलिड सोल कहते हैं। एक सॉलिड के अंदर दूसरा सॉलिड, जैसे कलर्ड जेमस्टोन मतलब रंगीन रत्न, या फिर मिल्की ग्लास। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? मतलब जेमस्टोन्स में रंग कैसे आता है? इसमें एक सॉलिड के अंदर दूसरे सॉलिड के बहुत छोटे पार्टिकल समान रूप से फैले होते हैं। जैसे जेमस्टोन्स में मेटल ऑक्साइड्स के पार्टिकल्स उन्हें रंग देते हैं। ओके, तो वो उसमें घुले हुए नहीं हैं, बस फैले हुए हैं। बिल्कुल, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों टाइप्स मतलब फोम, जेल और सॉलिड सोल मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में अक्सर पूछे जाते हैं। एक तरफ कॉलॉइड का नाम और दूसरी तरफ उसका एग्जाम्पल। ठीक है मैम, तो अब लिक्विड मीडियम वाली कॉलॉइड्स के बारे में बताइए। हाँ, अब आते हैं उन कॉलॉइड्स पर जहां डिस्पर्सिंग मीडियम एक लिक्विड है। इसमें पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा? इसमें पहला है गैस इन लिक्विड। इसे भी फोम ही कहते हैं। गैस इन लिक्विड, जैसे शेविंग क्रीम। परफेक्ट एग्जाम्पल, शेविंग क्रीम। इसमें लिक्विड के अंदर गैस के बबल्स फैले होते हैं। शेविंग क्रीम में यही होता है जिससे वो झागदार बनती है। मैम एक मिनट, गैस इन सॉलिड को भी फोम कहते हैं और गैस इन लिक्विड को भी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत अच्छा सवाल, ये कॉमन मिस्टेक है। आपको डिस्पर्सिंग मीडियम पर ध्यान देना है। अगर मीडियम सॉलिड है जैसे स्पंज तो वो सॉलिड फोम है, और अगर मीडियम लिक्विड है जैसे शेविंग क्रीम तो वो लिक्विड फोम है। एग्जाम में दोनों ऑप्शंस दिए जा सकते हैं टू क्रिएट कंफ्यूजन। समझ गया, मीडियम पर ध्यान देना है। अब अगली कैटेगरी? लिक्विड मीडियम में अगली कैटेगरी है लिक्विड इन लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इमल्जन कहते हैं। इमल्शन, ये नाम सुना है, जैसे दूध या फेस क्रीम? बिल्कुल, मिल्क, फेस क्रीम, ये सब इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तो इसमें होता क्या है? जब एक लिक्विड दूसरे इममिसिबल लिक्विड मतलब जो आपस में घुलते नहीं में छोटी छोटी बूंदों के रूप में फैला हो। जैसे दूध में पानी के अंदर फैट यानी वसा की छोटी छोटी बूंदें डिस्पर्स्ड रहती हैं। ओके, और फेस क्रीम में? फेस क्रीम में ऑयल और वाटर को इमल्सिफाइंग एजेंट्स की मदद से मिक्स किया जाता है। अच्छा, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कॉलॉइड? ये सवाल तो बहुत बार पूछा गया है। इसका जवाब है इमल्शन। हाँ, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। और लिक्विड मीडियम में आखिरी टाइप है सॉलिड इन लिक्विड। इसे सॉल कहते हैं। सॉल, इसके क्या उदाहरण है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड मतलब कीचड़। अच्छा, कीचड़। हाँ, जब लिक्विड में सॉलिड के बहुत महीन कण मतलब फाइन पार्टिकल्स सस्पेंड रहते हैं, जैसे कीचड़ में पानी के अंदर मिट्टी के कण। ठीक है, समझ गया। और मैम आखिरी ग्रुप जहां डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है। हाँ, अब हम उन कॉलॉइड्स की बात करेंगे जहां डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, जो आमतौर पर हवा होती है। इस कैटेगरी को एरोसॉल कहते हैं। एरोसॉल के भी दो टाइप्स हैं। ओके। पहला है लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस, जैसे कोहरा। बिल्कुल। फॉग यानी कोहरा, क्लाउड्स मतलब बादल, और मिस्ट यानी धुंध। इसमें हवा में पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें सस्पेंड रहती हैं। इसी वजह से हमें कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता,
क्योंकि ये लाइट को स्कैटर कर देती हैं। ठीक है, और दूसरा एरोसोल? दूसरा है सॉलिड इन गैस। सॉलिड हवा में? जैसे धुआं। एकदम सही। स्मोक यानी धुआं और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। इसमें हवा में सॉलिड के बहुत छोटे कण पार्टिकल्स फैले होते हैं। जैसे धुएं में सूट यानी कार्बन के पार्टिकल्स हवा में होते हैं। मैम, एग्जाम में एरोसोल के इन दोनों टाइप्स में अंतर कैसे लिखेंगे? फॉग और स्मोक में क्या मेन डिफरेंस है? फॉग और स्मोक के बीच डिफरेंस पूछा जाए तो की पॉइंट ये है कि फॉग में डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स, और स्मोक में? जबकि स्मोक में डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, जैसे कार्बन या सूट पार्टिकल्स। दोनों का डिस्पर्सिंग मीडियम तो गैस यानी एयर ही है। हाँ, यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। समझ गया, तो डिस्पर्स्ड फेज का स्टेट बताना बहुत जरूरी है। हाँ, वही की पॉइंट है। मैम, ये 8 टाइप्स और इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या हमें पूरी टेबल याद करनी होगी? हाँ, ये टेबल बहुत हाई स्कोरिंग है। इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद एक टेबल बनाएं, 3 कॉलम्स बनाएं, टाइप ऑफ कोलॉइड, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम और एग्जाम्पल। खुद से टेबल बनाना, ये अच्छा आइडिया है। और एग्जाम में 3 तरह से सवाल आते हैं। पहला तो है डायरेक्ट एमसीक्यू, जैसे चीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जेल, बी सॉल, सी इमल्शन, डी फोम। ओके। दूसरा आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स, जैसे इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, और तीसरा? तीसरा है मैच द फॉलोइंग। एक तरफ कोलॉइड टाइप्स जैसे सोल, जेल, एरोसोल, और दूसरी तरफ एग्जाम्पल्स जैसे मड, जेली, स्मोक। तो बेसिकली हमें हर टाइप का नाम, उसके कंपोनेंट्स और एक एग्जाम्पल पता होना ही चाहिए। प्रिसाइसली। इस पूरे टॉपिक का क्रक्स यही है। डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, और उस कॉम्बिनेशन से बने कोलॉइड का स्पेशल नाम जैसे इमल्शन या सोल क्या है। हर टाइप का कम से कम एक एग्जाम्पल जरूर याद रखें। बिल्कुल। तो ये था कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन उनके फिजिकल स्टेट्स के आधार पर। हाँ, अब जब हमने ये समझ लिया है कि कोलॉइड्स कितने तरह के होते हैं और हमारे आसपास कहाँ-कहाँ मौजूद हैं, तो आगे ये जानना भी जरूरी है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन से अलग कैसे हैं? एग्जैक्टली। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि दिखते नहीं, फिर भी ये लाइट के पाथ को विजिबल बना देते हैं। इस इफेक्ट को टिनल इफेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे और विस्तार से जानेंगे। So let's move on and talk about the second category, which is suspension. We've gone into a lot of detail about solutions, which were homogeneous, completely clean, perfectly mixed, where the solute just vanishes into the solvent. But suspension, it's just the name sounds different. It sounds like something is just hanging in there. So what exactly is a suspension? You've actually picked up on the perfect word. Hanging is a great way to think about it. A suspension is, in many ways, kind of the opposite of a solution. If we look at the official definition, and for anyone studying, you really need to know this word for exams, a suspension is a heterogeneous mixture containing solid particles that do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Okay, let's unpack that a bit, because 2 words really jump out at me there that we didn't see with solutions. First, heterogeneous, and second, suspended. Exactly. And that first word, heterogeneous, is where students often lose marks. If a question asks you to define a suspension and you just write, it's a mixture where particles don't dissolve, you might get 0. You have to, and I mean have to, use the phrase heterogeneous mixture. Because its composition isn't uniform, right? Like we saw with salt water. The salt was evenly spread everywhere. That's not happening here. Not at all. There's no uniformity. Heterogeneous means the components are distinct and you can often identify them separately. And that second word you pointed out, suspended, it means the particles aren't mixing in on a molecular level. They're just sort of floating around, hanging out between the water molecules. So if I put, say, chalk powder or some sand in water, it doesn't dissolve, it's just taking up space in the water. That's the perfect example. The chalk powder never disappears like salt does. You can see it swirling around in there. That is a suspension. The chalk particles are the solid, and the water is the medium. Logically, it means the particles have to be a lot bigger than in a solution. Okay, and if they're bigger, does that mean we can actually see them without a microscope? Yes, absolutely. And that leads us right into its properties. Yep. So property number 1, as we've established, it is a heterogeneous mixture. And property number 2, the particles are visible to the naked eye. Ah.
so that's a huge difference from a solution. A major difference. In a solution, the particles are so tiny, less than a nanometer, you can't see them. But in a suspension, you don't need any special equipment. Think about muddy water. You can clearly see the little bits of dirt floating around. Chalk powder in water is the classic classroom example. The particles are big enough to be seen directly. That makes identifying them pretty simple then. If I can see things floating in a glass, I don't even really need to test it. I can just say it's a suspension. Visually, yes. That's your first clue. But in science, we like to test things, and that brings us to the role of light. Remember how we talked about the Tyndall effect? Right. With a solution, a beam of light just went straight through because the particles were too small to get in the way. But here, the particles are much bigger. So I'm guessing they're going to mess with the light. Oh, they definitely mess with it. And this is a really interesting part and probably the most important for exams, property number 3. The particles scatter a beam of light passing through it, making its path visible. So this is the Tyndall effect in action. It is. Suspensions show this effect very clearly, but with one important condition. A catch. A condition. Okay, I'm intrigued. We'll get to the catch in a moment. First, let's understand the scattering. If I shine a flashlight through that glass of chalk water, what happens is the large particles act like huge obstacles for the light rays. When the light hits them, it bounces off in all directions. It gets scattered. Oh, like when you're in a dark, dusty room and you turn on a flashlight and you can see the whole beam of light in the air. That is the perfect analogy. The dust particles are suspended in the air, making the beam visible. It's the exact same principle in a liquid suspension. Because of that scattering, the entire path of light through the glass starts to glow. It becomes visible. So the particles are essentially reflecting the light towards our eyes, which is why we can see the beam itself. Precisely. But be careful here. This is a classic exam mistake. Students will just write, light passes through it. That's not specific enough. Light passes through clear water too. You have to use the technical terms. You must write that it scatters a beam of light and makes the path visible. Examiners are specifically looking for the words scatters and path visible. Okay, noted. Scatters light and path visible. But you mentioned a condition, a catch. We've been talking about the particles being suspended, but if I leave that glass of muddy water on a table for a while, isn't gravity going to do its thing? The mud will sink, won't it? You hit the nail on the head. And that brings us to property number 4. Suspensions are unstable. Yes, and that word has a very specific meaning. Stable means something stays the way it is. A salt solution is stable. The salt will never settle at the bottom. But in a suspension, gravity eventually wins. Because the particles are heavy and large, if you leave the mixture undisturbed, they will slowly settle down to the bottom. Is that why some medicine bottles say shake well before use, like cough syrups? That is a fantastic real-world connection, yes. Many liquid medicines are suspensions. The active drug particles are suspended in a liquid. If the bottle just sits on the shelf, the particles settle. If you don't shake it, you're mostly just drinking the sugary liquid on top, not the medicine. Shaking it puts the particles back into suspension. Wow. So if an exam question asks to differentiate between a solution and a suspension, stability is a huge point. It's 100% the easiest point to make. Solution, stable. Particles don't settle. Suspension, unstable. Particles do settle. Just remember to use that scientific term, unstable. It gets you the full marks. Right. Okay, so now let's get back to that catch you mentioned about the light scattering. What happens when the particles have settled? When the bottle is just sitting on the shelf? Does it still scatter light then? That is a brilliant question, and this is a classic exam trap, often in reasoning-based questions. Listen carefully. A suspension only scatters light as long as the particles are actually suspended in the medium. Once the particles settle at the bottom, we say the suspension breaks. It breaks. That's the term, yes. It means the solid and liquid have separated. The liquid at the top is now clear. There are no particles floating in it anymore. So if there are no particles in the path of the light, there's nothing left to scatter it. Exactly. The light will just pass straight through and the path will become invisible again. So once the suspension breaks, it does not scatter light anymore. An exam might ask, why does the scattering of light stop in a suspension after some time? The answer is, because the suspension is unstable, the particles settle due to gravity, and they are no longer in the path of the light. That's a tricky point. I can see how a lot of students would miss that. They just think suspension equals light scattering, but it's only while suspended. Correct. The context is everything. It only scatters light when it's freshly mixed or disturbed. Okay, so that covers stability and light. What about the last property, separation?
Since the particles are big and they settle out, I'm guessing we can separate them pretty easily. Like, could we filter them out? Yes, that's property number 5. The components can be separated by filtration. The particles in a suspension are larger than the pores in a piece of filter paper. So when you pour the suspension through the filter, the liquid medium, the water will pass through, but the solid particles, like the chalk or mud, will get trapped on the paper. And that's something you could never do with a solution because the salt particles are so small they'd just slip right through the filter paper with the water. Precisely. So filtration works for suspensions, but not for solutions. It's another practical way to prove that a mixture is heterogeneous. Okay, so we have 5 main properties. Heterogeneous, visible particles, scatters light with that condition unstable, and can be separated by filtration. Before we move on, can we do a quick recap for revision? If I had to write a 3-mark answer on the properties of a suspension, what would my key bullet points be? Of course. Let's make it a simple checklist for exam marks. Use these keywords. 1. Nature. It is a heterogeneous mixture. 2. Visibility. Particles are visible to the naked eye. 3. Light. It scatters a beam of light, making the path visible, but only when suspended. 4. Stability. It is unstable. Particles settle down when left undisturbed. And 5. Separation. Its components can be separated by filtration. You write those 5 points using those key terms and you're guaranteed full marks. Perfect. That feels manageable. You just have to remember it's kind of the messy, bigger version of a solution. But, earlier you gave an example with 3 test tubes: salt water, muddy water, and milk. Milk seems, well, it looks homogeneous, doesn't it? It's all white, you can't see separate particles. But you didn't call it a solution. That is a very sharp observation. Milk, ink, blood. These are the mixtures that tend to confuse everyone the most. On the surface, they look homogeneous, uniform. And if you try to filter them, they usually pass right through the filter paper. So you'd think, okay, it must be a solution. But if you shine a beam of light through them, they scatter the light. So they act like a suspension in that test. In that one test, yes. But they seem like a solution in others. Scientifically, they are actually heterogeneous. It turns out there's a 3rd category in chemistry, a kind of middle ground that sits right between solutions and suspensions. A mixture that looks homogeneous, but is actually heterogeneous. तो सर, अब जब हमने मिक्सचर्स और कंपाउंड्स को अलग-अलग समझ लिया है, तो इनके बीच के जो कोर डिफरेंसेस हैं उन पे फोकस करते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, बिल्कुल। ये क्लास 9th केमिस्ट्री के सबसे फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। ये सवाल 3 या 5 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। अच्छा। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, आयरन और सल्फर का। हम इसी एग्जाम्पल से सारे डिफरेंसेस को एक एक करके समझेंगे। आयरन और सल्फर, ठीक है। तो पहले मिक्सचर की बात करते हैं। अगर हम आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर को बस एक साथ मिला दें तो क्या होगा? एक्सीलेंट स्टार्टिंग पॉइंट। जब हम आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर को फिजिकली मिक्स करते हैं तो हम उसे एक मिक्सचर कहते हैं। यहाँ कुछ की ऑब्जर्वेशंस है। ऑब्जर्वेशंस मतलब मिलाने के बाद हमें क्या-क्या नोटिस करना है? एग्जैक्टली। तो ऑब्जर्वेशन 1, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, वो बस एक दूसरे के साथ पड़े हैं। आयरन अभी भी आयरन है और सल्फर अभी भी सल्फर। ठीक है, ये तो सिंपल है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन 2, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है कि मिक्सचर में आयरन अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोता। अच्छा। और सल्फर अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोता। मतलब मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी पहचान बनाए रखते हैं। सर, एग्जाम में अगर पूछा जाए हाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो क्या ये आयरन सल्फर का मैग्नेट वाला एग्जाम्पल देना सही रहेगा? एब्सोल्युटली, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। यही की पॉइंट है जो एग्जामिनर देखना चाहता है। अगर आप उस मिक्सचर के पास एक मैग्नेट लेकर जाएंगे तो क्या होगा? सारे आयरन फाइलिंग्स मैग्नेट से चिपक जाएंगे और येलो सल्फर पाउडर पीछे रह जाएगा। प्रिसाइसली। इससे प्रूव होता है कि आयरन ने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन की है। राइट। इसी तरह सल्फर की एक प्रॉपर्टी है कि वो कार्बन डाइसल्फाइड नाम के एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। और इससे तो एक और पॉइंट निकल कर आता है, राइट, कि हम उन्हें आसानी से अलग भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। दिस इज ऑब्जर्वेशन 3, सेपरेशन इज पॉसिबल बाय फिजिकल मेथड्स। जैसा मैंने बताया, आप मिक्सचर में से आयरन को मैग्नेट से आसानी से अलग कर सकते हैं। ये एक फिजिकल मेथड है। गॉट इट। मिक्सचर पार्ट इज क्लियर। अब आते हैं असली गेम चेंजर पर।
क्या होता है जब हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं? आपने कहा था कि यहीं पर कंपाउंड बनता है। हाँ, अब देखते हैं कि जब हम इसी मिक्सचर को हीट करते हैं तो क्या होता है। यही वो पॉइंट है जहां कंपाउंड बनता है। ओके। जब हम आयरन और सल्फर के मिक्सचर को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। अब वो सिर्फ फिजिकली मिक्स नहीं है, वो केमिकली कंबाइन कर रहे हैं। मतलब अब कुछ नया बनने वाला है। बिल्कुल, और यहीं से हमारी ऑब्जर्वेशंस कंप्लीटली बदल जाएंगी। ऑब्जर्वेशन 1, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। हीट करने के बाद आपको एक नया सॉलिड ब्लैक मटेरियल दिखेगा। ये है आयरन सल्फाइड, एक कंपाउंड। ओके, तो दिखने में तो ये बिल्कुल अलग है, पर प्रॉपर्टीज का क्या वो भी बदल जाती है? यही तो सबसे क्रिटिकल डिफरेंस है। ऑब्जर्वेशन 2, द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये लाइन एग्जाम के लिए एक गोल्डन लाइन है। कैसे? इसे टेस्ट करके देखते हैं। पहले मैग्नेट वाला टेस्ट करें। जरूर। टेस्ट 1, मैग्नेटिज्म। अब अगर आप इस नए ब्लैक सब्सटेंस आयरन सल्फाइड के पास मैग्नेट लेकर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। इट इज नॉन मैग्नेटिक। आयरन ने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो दी है। वाओ, मतलब प्रॉपर्टीज पूरी तरह से बदल गई। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपने एसिड वाले टेस्ट की भी बात की थी। हाँ, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप प्योर आयरन में डाइल्यूट एसिड डालते हैं तो बबल्स निकलते हैं जो हाइड्रोजन गैस के होते हैं। ओके। ये गैस ओडरलेस और कंबस्टिबल होती है। ठीक है, ये तो आयरन की प्रॉपर्टी हुई। अब अगर हम नए कंपाउंड आयरन सल्फाइड में एसिड डालें तो? जब आप इस नए कंपाउंड आयरन सल्फाइड में एसिड डालते हैं तो भी एक गैस निकलती है, लेकिन वो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और इसकी एक बहुत ही डिस्टिंक्ट स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे जैसी। ओह, तो गैस भी अलग बन रही है और उसकी प्रॉपर्टी माने स्मेल भी बिल्कुल अलग है। सर, इस डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड याद करना जरूरी है या कॉन्सेप्ट समझना काफी है? देखिए, कॉन्सेप्ट समझना फर्स्ट प्रायोरिटी है। राइट। लेकिन एग्जाम में मार्क्स के लिए कीवर्ड्स जरूरी हैं। न्यू सब्सटेंस विद टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये फ्रेज लिखना ही होगा। और क्या ये रॉटन एग स्मेल वाला पॉइंट लिखने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल। हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बीच का डिफरेंस, स्पेशली स्मेल ऑफ रॉटन एग्स मेंशन करना, दिखाता है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है। एग्जामिनर इससे इम्प्रेस होता है। ठीक है सर। तो अब हमने एग्जाम्पल से तो समझ लिया, एग्जाम में 3 या 5 मार्क्स के लिए इसे प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर कैसे करना है? गुड क्वेश्चन। इसका जवाब हमेशा टेबल बनाकर ही देना चाहिए। इससे आंसर क्लीन और स्ट्रक्चर्ड लगता है। ओके, सो कॉलम A फॉर मिक्सचर्स एंड कॉलम B फॉर कंपाउंड्स। पहला पॉइंट क्या होगा? पॉइंट 1, फॉर्मेशन। मिक्सचर्स में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जबकि कंपाउंड्स में एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। यहाँ एक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट 2, कॉम्पोजिशन। मिक्सचर्स का अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है, मतलब आप थोड़ा ज्यादा आयरन और कम सल्फर भी मिला सकते हैं, रेशियो फिक्स्ड नहीं है। राइट, बट कंपाउंड्स में द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। आयरन सल्फाइड में आयरन और सल्फर का रेशियो बाय मास हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ये फिक्स्ड कॉम्पोजिशन वाला पॉइंट कंपाउंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? लाइक H2O। एब्सोल्युटली, दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टीज। यस। पॉइंट 3, प्रॉपर्टीज। मिक्सचर्स में अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, जैसे हमारे एग्जाम्पल में आयन का मैग्नेटिक होना। ओके। और कंपाउंड्स में द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जैसे आयरन सल्फाइड का नॉन मैग्नेटिक होना। और आखिरी पॉइंट सेपरेशन पे था। यस, पॉइंट 4, सेपरेशन। मिक्सचर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स, जैसे मैग्नेट का यूज करके। एग्जैक्टली, पर कंपाउंड्स के कंस्टिट्यूएंट्स को कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। आप आयरन सल्फाइड में से आयरन और सल्फर को मैग्नेट से अलग नहीं कर सकते। सर, एग्जाम में इस आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए फॉर 3 मार्क्स? क्या टेबल के साथ एग्जाम्पल देना भी जरूरी है? बिल्कुल। 3 मार्क्स के लिए टेबल में कम से कम 3-4 क्लियर डिफरेंसेस लिखें। ओके। और टेबल के नीचे एग्जाम्पल हेडिंग डालकर आयरन एंड सल्फर का केस जरूर एक्सप्लेन करें। ये फुल मार्क्स इंश्योर करेगा। और कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सबसे कॉमन मिस्टेक यही करते हैं कि वो प्रॉपर्टीज वाले पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, बस लिख देते हैं शोज प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। आपको ब्रैकेट में एग्जाम्पल देना चाहिए। ये बहुत यूजफुल टिप है,
मतलब स्पेसिफिक एग्जाम्पल देने से आंसर स्ट्रॉन्ग बनता है। एग्जैक्टली, इट शोज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो सर, इस पूरे डिस्कशन को एग्जाम के लिए क्विकली रिकैप कर सकते हैं? की टेकअवेज क्या हैं? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे टॉपिक का करक्स ये है: मिक्सचर, नो केमिकल रिएक्शन, वेरिएबल कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज रिटेन्ड, फिजिकल सेपरेशन। एंड कंपाउंड? केमिकल रिएक्शन, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, न्यू प्रॉपर्टीज, केमिकल सेपरेशन। परफेक्ट। अगर एक लाइन में याद रखना हो तो हाँ, मिक्सचर में चीजें साथ रहती हैं, कंपाउंड में चीजें मिलकर कुछ नया बन जाती हैं। ये वन लाइनर्स रिवीजन के टाइम बहुत काम आते हैं। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पूरा होता है। इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना आगे की केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको इस लेक्चर सीरीज से कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने में काफी मदद मिली होगी और आपने इस लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय किया होगा। जी। अगर आपको हमारा कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और भी क्वालिटी कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो अब हम बात करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। सर, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है ना? लेकिन इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच का जो डिफरेंस है उसे समझना केमिस्ट्री की फाउंडेशन के लिए क्रिटिकल है। अच्छा, चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जी। सबसे पहले फिजिकल चेंज। इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या है? वो है फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस दैट अकर विदाउट अ चेंज इन कॉम्पोजिशन और द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ओके। आसान भाषा में इसका मतलब है कि सब्सटेंस का सिर्फ बाहरी रूप, स्टेट या अपीयरेंस बदलता है, लेकिन वो अंदर से केमिकली वही रहता है। उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता। अच्छा, जैसे पानी का एग्जाम्पल। हाँ, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है पानी का। हमारे पास आइस है जो सॉलिड है, उसे गर्म करें तो वाटर बन जाता है जो लिक्विड है, और गर्म करें तो स्टीम बन जाती है जो गैस है। राइट। अब देखो, आइस, वाटर और स्टीम, ये तीनों दिखने में और फील करने में बिल्कुल अलग है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, लेकिन केमिकली तीनों H2O ही हैं। H2O, हाँ। कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। इसी को कहते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, और ये एक फिजिकल चेंज है। सर, एक सवाल, एग्जाम में अगर वाटर वाला एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने को आए तो कीवर्ड्स क्या होने चाहिए? मतलब मार्क्स कहाँ मिलते हैं? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। इसमें 3 कीवर्ड्स पर एग्जामिनर ध्यान देता है। पहला, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, मतलब सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। ठीक है। दूसरा, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, ये लिखना बहुत जरूरी है। और तीसरा, केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन्स द सेम, H2O। अच्छा, ये तीनों पॉइंट्स लिखे हैं तो फुल मार्क्स पक्के हैं। समझ गई। NCERT में कुछ और कॉमन एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज। हाँ, इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल। ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि लकड़ी कटने के बाद भी लकड़ी ही रहती है, उसका केमिकल नेचर नहीं बदलता। फिर है मेल्टिंग ऑफ बटर, मक्खन का पिघलना। हाँ, मक्खन पिघलकर लिक्विड बन जाता है पर रहता तो मक्खन ही है। या फिर डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, नमक को पानी में घोलना। नमक पानी में घुल जाता है, दिखता नहीं पर वो सोल्यूशन में मौजूद है। पानी को इवेपोरेट करके हम नमक वापस पा सकते हैं। मतलब ये रिवर्सिबल है। हाँ, ज्यादातर फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। एक और मजेदार एग्जांपल है मेकिंग अ फ्रूट सैलेड। फलों को काटने से उनके शेप साइज बदलते हैं, पर एप्पल एप्पल ही रहता है और बनाना बनाना ही, कोई नया केमिकल नहीं बनता। सर, कटिंग ऑफ ट्रीज वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स को लगता है कि पेड़ काटना तो एक बहुत बड़ा एक परमानेंट चेंज है, तो ये केमिकल होगा। इस मिसकंसेप्शन को कैसे क्लियर करें? ये एक कॉमन ट्रैप है। याद रखने का सिंपल तरीका है, खुद से पूछो, क्या कोई नया सब्सटेंस बना? पेड़ काटने पर लकड़ी ही मिलती है। लकड़ी ही मिलती है, हाँ। लेकिन अगर मैं कहूं बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, हाँ, तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि जलने के बाद लकड़ी राख मतलब ऐश और धुएं मतलब स्मोक में बदल जाती है, जो कि बिल्कुल नए सब्सटेंसेस हैं। और हम राख से वापस लकड़ी नहीं बना सकते। एग्जैक्टली, यही की डिफरेंस है। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आते हैं केमिकल चेंज पर, जिसे केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, अ केमिकल चेंज इज अ चेंज वेयर वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। मतलब यहाँ पे नया सब्सटेंस बनता ही बनता है। हाँ, यहाँ पूरी कहानी ही बदल जाती है। एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस
मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज पुराने सब्सटेंस से एकदम अलग होती हैं। इस चेंज में सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे उसकी स्मेल या फ्लैमेबिलिटी, मतलब जलने की क्षमता, वो बदल जाती हैं। और ये चेंज जनरली इरिवर्सिबल होता है ना? बिल्कुल, जनरली इरिवर्सिबल। हमारे आसपास हर वक्त केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ अलमीरा, लोहे की अलमारी पर जंग लगना। हाँ, ये तो हर घर में होता है। लोहे यानी आयरन पर हवा और नमी, मॉइस्चर के रिएक्शन से जंग यानी रस्ट लग जाता है। अब ये रस्ट एक नया सब्सटेंस है, आयरन ऑक्साइड। ये लोहे जैसा बिल्कुल नहीं है। और कुकिंग ऑफ फूड, सब्जी पकाना। बिल्कुल, सब्जी पकने के बाद नरम हो जाती है, उसका टेस्ट, स्मेल, रंग सब बदल जाता है। ये एक केमिकल चेंज है। हम पकी हुई सब्जी से कच्ची सब्जी वापस नहीं बना सकते। और डाइजेशन ऑफ फूड, जो खाना हम खाते हैं, वो तो बॉडी के अंदर होने वाले कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस का एक पूरा सीरीज है। खाना डाइजेस्ट होकर एनर्जी और वेस्ट प्रोडक्ट्स में बदल जाता है। सर एक बात बताइए, वाटर और कुकिंग ऑयल दोनों लिक्विड हैं, पर एक आग बुझाता है और दूसरा जलने में मदद करता है। क्या ये उनके केमिकल नेचर का डिफरेंस है? एग्जैक्टली। ये बेहतरीन पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। पानी H2O नॉन फ्लेमेबल है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। वहीं कुकिंग ऑयल, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, वो फ्लेमेबल है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। उनका लिक्विड होना तो उनकी फिजिकल स्टेट है, पर उनका आग के साथ बिहेव करने का तरीका वो उनकी केमिकल नेचर को दिखाता है। वाओ, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था। अब एक बहुत ही स्पेशल केस जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, मोमबत्ती का जलना। हाँ, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस एक साथ होते हैं। दोनों एक साथ? वो कैसे? एग्जाम में इसका आंसर लिखने का सही तरीका क्या है, ये तो जरूर पूछा जाता होगा। हाँ, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। देखो, जब मोमबत्ती जलती है तो सबसे पहले हीट से वैक्स पिघलता है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। हाँ, तो वैक्स का सॉलिड से लिक्विड में बदलना यानी मेल्टिंग ऑफ वैक्स एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि पिघला हुआ वैक्स ठंडा होकर वापस सॉलिड वैक्स बन सकता है, या कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। ठीक है, ये हुआ फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज। ये पिघला हुआ वैक्स बत्ती यानी विक के जरिए ऊपर चढ़ता है और हीट से वेपर में बदलता है। फिर ये वैक्स वेपर हवा की ऑक्सीजन के साथ जलता है, जिससे हीट, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनते हैं। अच्छा, तो यहाँ नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। हाँ, और ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं और हम धुएं और राख से वापस वैक्स नहीं बना सकते। तो सर एग्जाम में इसका जवाब पॉइंट्स में लिखना होगा। बिल्कुल, इसका जवाब पॉइंट्स में ही लिखना है। पहले एक हेडिंग डालो, फिजिकल चेंज, उसके नीचे एक्सप्लेन करो। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज इट ओनली इन्वॉल्व्स अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ओके। फिर दूसरी हेडिंग केमिकल चेंज, और उसके नीचे एक्सप्लेन करो। Burning of wax vapors in the presence of oxygen to produce heat, light and new substances like carbon dioxide is a chemical change. एकदम क्लियर हो गया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे टॉपिक का क्रक्स ये है, फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस, चेंज इन स्टेट या अपीयरेंस, और जनरली रिवर्सिबल। की एग्जाम्पल, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर। राइट। केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, और जनरली इरिवर्सिबल। की एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन या बर्निंग ऑफ एनीथिंग। और वो गोल्डन क्वेश्चन जो खुद से पूछना है? हाँ, गोल्डन क्वेश्चन टू आस्क, इज अ न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म्ड? अगर जवाब यस है तो केमिकल, नो है तो फिजिकल। ये गोल्डन क्वेश्चन वाला टिप तो बहुत ही हेल्पफुल है। अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो गया है। बिल्कुल, साइंस कॉन्सेप्ट्स को रटने की जगह रियल लाइफ से जोड़कर और सिंपल क्वेश्चंस पूछकर ही समझा जा सकता है। सही बात है। अच्छा, इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। हमने फूड डाइजेशन को एक केमिकल चेंज कहा, लेकिन क्या खाना मुंह में चबाना माने चूइंग वो भी एक केमिकल चेंज है या वो कुछ और है? चबाना तो फिजिकल लगता है। और डाइजेशन के पूरे प्रोसेस में कहां फिजिकल चेंजेस होते हैं? इस पर सोचना ये हमारे अगले डिस्कशन के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है।